दोस्तों, बिहार पूर्णिया का एक भवानीपुर कस्बा, जहां एक पुलिस का दरोगा, एक माफिया गुंडा और एक लोकल नेता, इन तीनों की दोस्ती ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया था। माफिया के गुंडे खुलेआम आतंक फैलाते थे और दरोगा पैसे लेकर केस को रफा दफा करता था और वोट बैंक के लिए नेता इन दोनों का साथ देता था। तभी वहाँ एक ईमानदार, निडर और जाबाज आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा की पोस्टिंग होती है और इन तीनों का आतंक का साम्राज्य मिटा के रख देती है। पुलिस दरोगा को उसको थाने में ही घुसकर उसे जोरदार पीटती है, उसकी वर्दी फाड़ देती है, उसे लॉकअप में डाल देती है। माफिया और उसके गुंडे को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी जाती है और जब नेता के बंगले पर उसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो नेता एसपी मैडम को ही थप्पड़ मार देता है, उसे अपने पोजीशन और रुतबे का एहसास कराता है। तभी गुस्से में एसपी अंजलि विश्वकर्मा उसे घुटने में गोली मार देती है और उसे घसीटते हुए थाने लाती है। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प होता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी मदद करते हैं और दोस्तों आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर कस्बा से होती है। उस कस्बे में एक दरोगा जी थे जिनका नाम था रतन लाल यादव, एक नंबर का भ्रष्ट और घुसखोर और वहाँ का माफिया का दलाल। माफिया जो बोल दिया वही कानून। वर्दी तो कानून की पहनते थे लेकिन जी हुजूरी माफिया करते थे। और वहाँ का माफिया था, गुंडा था भाऊ तिवारी। ओरिजिनल नाम तो मुझे नहीं मालूम लेकिन उसे भाऊ भाऊ ही लोग बोलते थे। ओरिजिनल नाम क्या था लोग भूल चुके थे, लोग उन्हें प्यार से दाऊ या भाऊ बोलते थे। और भवानीपुर कस्बा में अपना काला साम्राज्य स्थापित करके रखा था। उसके गुंडे हर अनैतिक काम करते थे, ईंट के भट्टे से लेकर कच्ची शराब से लेकर गांजा अफीम की तस्करी से लेकर हर अनैतिक काम करते थे। और जो इस काम में टांग अड़ाता था या मुंह खोलने की कोशिश करता था, दरोगा रतन यादव से बोलकर उसे जेल में भिजवा दिया जाता था, बिना कोई जुर्म, बिना कोई अपराध। और वहाँ का लोकल नेता था नागेश्वर सिंह, जो आंख बंद करके दरोगा और माफिया भाऊ तिवारी दोनों का हेल्प करता था। कहीं कोई आपदा विपदा आती थी तो ये नेता वहाँ खड़ा हो जाता था ढाल बनकर। दोस्तों, एक दिन माफिया भाऊ तिवारी के आदमी कच्ची शराब का खेप लेकर जा रहे थे और एक मीडिया वाला उसका वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को सार्वजनिक कर देता है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद माफिया भाऊ तिवारी और उसके गुंडे धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। दोस्तों, फिर क्या था, भाऊ तिवारी अपने गुंडों को आदेश देता है उस पत्रकार को गोली मार दो। लेकिन तभी दरोगा वहाँ पहुँच जाता है, बोलता है भाऊ ये क्या गलती करने जा रहे हैं। उस पत्रकार को गोली से नहीं बल्कि अपने 4 व्हीलर गाड़ी से कुचल के मार दीजिए और बाद में उसे एक्सीडेंट घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, भाऊ तिवारी ऐसा ही करता है। वो पत्रकार अपने मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और भाव के गुंडे उसे बोलेरो गाड़ी से जोरदार टक्कर मारते हैं। उसके बाद वो गाड़ी से गिर जाता है। गिरने के बाद भी भाव के आदमी उसके ऊपर बोलेरो चढ़ा देते हैं और उसकी मौत वहीं हो जाती है। और भाऊ तिवारी कहने पर वो बोलेरो को एक पेड़ पर जोरदार टक्कर मार के गाड़ी को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद शुरू होता है दरोगा का खेल। दरोगा कोई फ़ोन करता है कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। दरोगा अपनी टीम को लेकर आनंद फानंद में वहाँ पहुँचता है। फोटो वोटो खींचा जाता है, फोरेंसिक टीम वाले आते हैं और जो भी प्रक्रिया थी सारा प्रक्रिया किया जाता है और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और दरोगा रतनलाल यादव उस केस को एक्सीडेंटल केस बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश करता है। इसके एवज में माफिया भाऊ तिवारी से उसे बहुत मोटे पैसे मिले थे। और मरने वाले पत्रकार की बीवी सीधा एसपी ऑफिस जाती है और एसपी मैडम से मिलती है। एसपी मैडम थी अंजलि विश्वकर्मा, काफ़ी निडर, काफ़ी साहसी और जांबाज आईपीएस अधिकारी थी। पत्रकार की वाइफ सारी बात उन्हें बताती है कि मेरे पति कच्ची शराब का भंडाफोड़ किए थे, जो वहाँ का माफिया भाऊ तिवारी के आदमी उन्हें गाड़ी से कुचल कर मार दिए। बहुत लोगों ने मुझे बताया, आंखों देखा, लेकिन माफिया के डर से कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, फिर क्या था, आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा इस केस में कूद पड़ती है और दरोगा को बोलती है अच्छे से जांच पड़ताल क्या करो, और खुद भी पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। लेकिन दोस्तों, उस कस्बे में कोई भी सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा था। लोगों से पूछने की कोशिश करती है लेकिन कोई डर से मुंह नहीं खोलते हैं। आखिरकार एसपी मैडम वो दोनों ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है जो कि बोलेरो गाड़ी चला रहे थे और एक उसके साथ बैठा हुआ था। दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। एसपी मैडम उसे बहुत पीटती है ताकि वो सच बता सके, लेकिन दोनों मार खाते रहते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते, क्योंकि वो जानते थे अगर भाऊ तिवारी के खिलाफ मुंह खोल दिया तो भाऊ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरने से अच्छा है कि मार खा लेना। आखिरकार एसपी अंजलि विश्वकर्मा थक हार कर दोनों को लॉकअप में बंद कर देती है।
क्योंकि अब इस केस में कुछ भी नहीं रह गया था। दोस्तों एसपी मैडम के वहाँ से जाते ही वो माफिया भाऊ तिवारी सीधा थाने में प्रवेश करता है और एक सूटकेस लिए हुए, और दरोगा रतनलाल यादव को सूटकेस पकड़ाता है। अब बोलता है ये लो तुम्हारा इनाम, हमारे आदमी को छोड़ दो। दोस्तों दरोगा मुस्कुराते हुए निर्लजता से बोलता है कि भाऊ तिवारी हम तो आपके गुलाम हैं, आपके हर कर्म अच्छे या बुरे उसके साथी हैं, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और दोस्तों पैसा गिनने लगता है और पैसा रख लेता है। इधर दोस्तों इत्तेफाक से एसपी अंजलि विश्वकर्मा का मोबाइल थाने में छूट जाता है। जब उन्हें याद आता है कि उनका मोबाइल थाने में रह गया है, वो अपने गाड़ी को वापस करती है, ड्राइवर को बोलती है कि थाने चलो। और जैसे वो थाने में आती है दोस्तों, वह नंगा खेल देखकर काफ़ी हैरान, काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि एक चेयर पर भाऊ तिवारी बैठा हुआ था और एक चेयर पर दरोगा बैठा हुआ था। उसके कुछ गुंडे अगल बगल में खड़े थे। टेबल पर नोटों से भरा हुआ सूटकेस रखा हुआ था, एक शराब की बोतल रखी हुई थी। दरोगा और भाऊ तिवारी दोनों आराम से थाने में बैठकर शराब पी रहे थे। दोस्तों ये देखते ही एसपी अंजलि विश्वकर्मा को समझते देर नहीं लगती है कि जो लोग बता रहे थे, दबी जुबान बात कर रहे थे, वो बिल्कुल सही बात थी। ये दरोगा बिल्कुल भ्रष्ट और करप्ट है और आज उसने अपनी आंखों से ये देख लिया था। दोस्तों एक सिपाही की नज़र उन पर पड़ जाती है और जोरदार सल्यूट मारता है। दोस्तों इस सल्यूट की आवाज़ सुनकर वो दरोगा और भाऊ तिवारी दोनों हड़बड़ा जाते हैं और आनंद फानंद में वो टेबल पर से गिलास उलास फेंक कर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। भाऊ तिवारी आता है और मैडम को प्रणाम करता है, बोलता है मैडम मैं अपने आदमी को छुड़ाने आया था, मेरे आदमी निर्दोष हैं, ये एक एक्सीडेंट था जो कि किसी तरह हो गया, मैं उनके परिवार वाले को हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं दरोगा के पास आया था और नोटों से भरे सूटकेस लाया था, मैं ये सूटकेस उसके परिवार को देने के लिए लाया था। दरोगा भी हाँ में हाँ मिला था दोस्तों, लेकिन एसपी सब कुछ समझ चुकी थी। दरोगा का कॉलर पकड़ खींचती है, अब बोलती तेरे वर्दी के ये खुले हुए बटन बता रहे हैं तू कितना ईमानदार है। दोस्तों ये कहते हुए जोरदार झटका वर्दी को देती है। अब वर्दी चर्र की आवाज़ के साथ फट जाती है। एसपी मैडम बोलती है तू ये वर्दी पहनने के लायक नहीं है, तू थाने में जिस चेयर पर बैठ के तू इंसाफ करता है, जिस टेबल पर इंसाफ की फाइल रखी जाती है, कानून की मूर्ति रखी जाती है, तिरंगा झंडा रखा जाता है, उस टेबल को तूने अपवित्र किया है अपने घिनौने शराब से, अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों ये कहते हुए दरोगा जोरदार थप्पड़ मारती है और सिपाही को आदेश देती है इसे लॉकअप में डाल दो। दोस्तों दरोगा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। एसपी मैडम अपना मोबाइल मंगाती है और सारा सीन का वीडियो बनाती है। दोस्तों एसपी मैडम का रौद्र रूप देखकर माफिया भाऊ तिवारी वहाँ से भागने लगता है। वो भागता उससे पहले ही एसपी मैडम अपना पिस्टल निकाल लेती है, बोलती भाऊ तिवारी अब तेरे काले साम्राज्य का काला दिन समाप्त हुआ, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। दोस्तों ये सुनकर भाऊ तिवारी थाने में ही सकपका जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है। दोस्तों भाऊ इधर उधर देखता है, उसकी नज़रें उसके ये गुर्गे से टकराती है और कुछ नज़रों ही नज़रों में वो इशारा करता है। तभी वो गुर्दा जोरदार लात मैडम के हाथों में मारता है और पिस्टल छूट के नीचे गिर जाती है। इतना मौका भाऊ तिवारी के लिए काफ़ी था। भाऊ तिवारी अपना पैर सर पर रख के वहाँ से सरपट भाग जाता है। उसके पीछे पीछे उसे गुंडे भी भाग लेते हैं। मैडम जब तक संभलती और अपना पिस्टल उठाती तब तक भाऊ तिवारी थाने से बाहर हो चुका था। दोस्तों एसपी मैडम थाने के पुलिस वाले को बोलती है फॉलो मी, और ये कहते ही सर पर दौड़ लगा देती है माफिया भाऊ तिवारी के पीछे। उसे कुछ दूरी पर भाऊ तिवारी नजर आता है, उसे एक चेतावनी देती है कि भाऊ तिवारी रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगी। दोस्तों एसपी मैडम गोली चलाती उससे पहले ही भाऊ तिवारी ने अपना पिस्टल निकाल लिया था और मैडम के ऊपर फायर कर देता है। मैडम नीचे बैठ जाती है और गोली को बचाती है और नीचे बैठते बैठते 2 फायर करती है। एक गोली भाऊ तिवारी के पीठ में लगता है और दूसरा गोली उसके पैरों में लगता है। भाऊ तिवारी लड़खड़ा के गिर जाता है। अपने सरदार अपने मुखिया का हालत देख उसके गुर्गे मैडम के ऊपर फायर करने लगते हैं। तब तक दोस्तों थाने से पुलिस भी आ गई थी, वो भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और सारे गुर्गे वहाँ मारे गए। लेकिन भाऊ तिवारी जिंदा पकड़ा जाता है क्योंकि गोली उसकी पीठ में लगी थी और जांग में लगी थी। उसे गिरफ्तार किया जाता है और सीधा हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसका वहाँ फर्स्ट एड कराया जाता है, उसके बाद उसका बयान लिया जाता है। उसके बाद वहाँ से मैडम सीधा आती है थाने और सारा बयान सारा रिकॉर्डिंग दरोगा को सुनवाती है। अब दरोगा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो एसपी मैडम का पैर पकड़ लेता है कि मैडम मैं डर गया था, भाऊ तिवारी हमें डराता था और इसका साथ देता था नेता नागेश्वर सिंह, मेन करता धरता नागेश्वर सिंह ही है, हम तो बस उसे गुलाम हैं। दोस्तों एसपी मैडम एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम एक पुलिस के दरोगा होते हुए ऐसी बातें करते हो, माफिया गुलामीगिरी करते हो, अगर तुम्हें बचना है सच सच सारी बात बताओ। कहते हैं दोस्तों मरता क्या नहीं करता, दरोगा अपने आप को बचाने के लिए सारा सच उगल देता है और एसपी मैडम सारा रिकॉर्डिंग कर रही थी, सारा सबूत सब कुछ मिल गया था, बस अब आखिरी काम था उस नेता को गिरफ्तार करना। दोस्तों रात को ही एसपी मैडम पुलिस वाले को लेकर सीधा उस नेता नागेश्वर सिंह के बंगले पर धावा बोल देती है। उस वक्त नागेश्वर सिंह अपने बंगले में बैठकर शराब पी रहा था।
उसके चमचे बेलचे वहीं खड़े थे और दिन भर की रिपोर्टिंग वहाँ दे रहे थे। क्या हुआ, कहाँ पर, कैसे हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि माफिया भाऊ तिवारी पकड़ा गया है, उसे गोली भी लगी हुई है, उसके सारे आदमी मारे गए हैं, दरोगा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर दोस्तों नेता काफ़ी हड़बड़ा जाता है, बोलता है उस एसपी मैडम को मैं अभी के अभी पोस्टिंग कराऊंगा। वो जी का जंजाल बन गई है और वो यहाँ रहेगी तो हमारा भी तिया पाचा कर देगी। तब तक एसपी मैडम अंदर घुस चुकी थी और जोरदार कड़कते हुए बोलती है कि नेताजी ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब पहुँच चुकी हूँ। तबादला तो मेरा बाद में होगा, लेकिन उससे पहले आप गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। तभी नेता करते हुए बोलता है कि तुम 2 टके की पुलिस वाली मुझे गिरफ्तार करेगी, तुम्हें मेरी पावर की औकात पता है। अगर मैं एक फ़ोन कर दिया ना, तेरी वर्दी यहीं खड़े खड़े उतर जाएगी और तुम नंगा होकर यहाँ से थाने जाएगी। दोस्तों नंगा होने के बात पर आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अब बोलती है नेता तुम्हें एक लेडीज से बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसे नेता को मेरे पिस्टल सबक सिखाती है। दोस्तों नेता सुनते ही भड़क उठता है, बोलती तुम एक नेता को, जनप्रतिनिधि को धमकी देती हो। दोस्तों बोलते ही नेता उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उस नेता को यह एहसास नहीं था, वो एसपी मैडम को भी साधारण पुलिस समझ रहा था, क्योंकि कुछ पढ़ा लिखा हो तब तो। आईपीएस की पावर उसे पता नहीं था कि आईपीएस की पावर क्या होती है। आईपीएस चाहे तो नेता का बैंड बजा दे, नेता को मार मार कर उसको पिछवाड़ा लाल कर दे। दोस्तों थप्पड़ खाते ही आईपीएस मैडम बिल्कुल ही गुस्से में पागल हो उठती है। अब बोलती है सड़क छाप नेता, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब देख मेरी पावर। दोस्तों कोई कुछ समझता, कोई कुछ बुझता, इससे पहले ही आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा अपना पिस्टल निकालती है और सीधा नेता के घुटने पर फायर कर देती है। दोस्तों उसके गुर्गे देखकर सीधा वहाँ से भाग लेते हैं। वहाँ कोई प्रतिक्रिया, कोई विरोध नहीं होता है। दोस्तों नेता अपना घुटना पकड़कर कराते हुए जमीन पर गिर जाता है और टूटी फूटी आवाज़ में बोलता है तूने मुझे गोली मार दिया। आईपीएस अंजलि बोलती है शुक्र मना, मैंने तेरे घुटने में गोली मारा है, तेरे साथी अब जेल में तेरा इंतजार कर रहे हैं, भाऊ तिवारी और दरोगा। और दोस्तों उस नेता को भी गिरफ्तार किया जाता है और सीधा हॉस्पिटल लाया जाता है फर्स्ट एड के लिए। दोस्तों तीनों के ऊपर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके बाद तीनों की पेशी कोर्ट में होती है और एसपी मैडम भवानीपुर कस्बा के लोगों को बोलती है कि जब तक तो तुम चुप रहोगे तेरे ऊपर अन्याय होता रहेगा। मैंने हिम्मत करके इन तीनों को गिरफ्तार किया है, अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे ये तीनों छूट जाएंगे। तुम लोगों को शांति से रहना है और तुम्हारे आगे बच्चे, आने वाले पीढ़ी अगर शांति से चाहते हो जिंदगी जिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। दोस्तों फिर क्या था, भवानीपुर के सभी लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों कोर्ट में खचाखच भीड़ थी और भवानीपुर कस्बा के बहुत लोग वहाँ गवाही के लिए गए थे। सब ने नेता के बारे में, भाऊ तिवारी के बारे में, दरोगा के बारे में सब कुछ बता दिया। दोस्तों जज साहब ये सुनकर, इतनी गवाही को देखकर काफ़ी परेशान हो गए और तुरंत नेता को, दरोगा को और भाऊ को, तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दिया और अब तीनों जेल में हैं। दोस्तों ऐसे लीडर और बहादुर ऑफिसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अंजलि मैडम के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब वीडियो आपको अच्छी लगी, कहानी पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।